गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एजुकेटर सुनील पंडित। आज मैं क्लास 10 मतलब क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, किसका? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है आपका विकास। कौन सा चैप्टर? विकास चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लिखा हूँ और इस बिंदु के आधार पर पूरे टॉपिक आपका इसी में कवर हो जाएगा। यहाँ से कुछ आपको बाहर जो है एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। यह टॉपिक जो है आपका जो जैक द्वारा जो 2025 में परीक्षा होने वाली है, बोर्ड का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से मैं कुछ बिंदु को नोट किया हूँ और कुछ प्रश्न को। चलिए समय को न गंवाते हुए शुरू करता हूँ प्रश्न। पहला क्वेश्चन कि पहला आप देख पा रहे हैं कि क्या है कि विकास। तो विकास जो है विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग होते हैं और उसका लक्ष्य भी जो होते हैं वह अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक मजदूर है, वह कैसे विकास करना चाहता है और उसका लक्ष्य क्या होगा। एक अगर किसान है या एक भूमिहीन किसान है, उसका विकास कैसे होगा और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास की जरूरत होती है और उसका भी जो लक्ष्य होता है वह अलग अलग होता है। चलिए दूसरा बिंदु पर चर्चा करें कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। मतलब लोगों का जो विकास का लक्ष्य होता है वह भिन्न अलग अलग हो सकते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो किसान बनना चाहता है, एक व्यक्ति है जो डॉक्टर बनना चाहता है, विकास का ये लक्ष्य है। एक व्यक्ति है जो शिक्षक बनना चाहता है। तो अलग अलग व्यक्ति जो है वह अलग अलग अपने विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यानी अगला पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि एक के लिए जो विकास है जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है, क्या कहता है कि एक के लिए अगर विकास है तो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक नदी है और इसमें से एक बांध बनाया गया। बांध बनने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इस बांध में नदी के ऊपर जितने सारे जमीन है वह पानी से क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। मतलब इधर पूरा जो है जल जमा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नदी के किनारे के आसपास जो खेत है उसमें पानी भर जाता है, वहाँ पानी जमाव हो जाता है। तो ये जो अब जल का पानी कहीं दूसरी ओर सिंचाई के लिए अगर भेज रहा है तो दूसरी ओर जहाँ सिंचाई के लिए भेज रहा है तो उस क्षेत्र के लिए क्या हो गया, विकास हो गया। लेकिन जिस क्षेत्र में पानी जमा हो गया, जिसका भूमि चल गया, उसके लिए क्या हुआ, विनाश हो गया। यानी एक तरफ न किसी व्यक्ति के लिए जो विकास होता है हो सकता है वह दूसरे के लिए विनाश भी हो। नेक्स्ट की बात करें अगला, तो अगला हम लोग देखेंगे कि आय और अन्य लक्ष्य। क्या आय होना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। ज्यादा आय, बराबरी की व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान या आदर,
परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्र विकास की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। यानी कि ये जितने चीज बताएं कि ये राष्ट्रीय अवधारणाएं की बिंदु है। विकास के जो है राष्ट्रीय विकास की अवधारणाएं निम्नलिखित है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। देखिए इसमें ये रहा कि विश्व बैंक के विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार से 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में यानी कि 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष या उससे अधिक वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, और जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो वह क्या कहलाता है, विकासशील या निम्न आय वाले देश। यहाँ हम एक चीज बता देंगे कि विकसित और विकासशील किसको कहते हैं। विकसित यानी विकसित देश किसको कहते हैं, जो विकास कर चुका है उसको कहते हैं विकसित देश। और इसका उदाहरण अगर देंगे हम एक, तो अमेरिका ले लेंगे। अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है, लेकिन जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं और यानी कि पूरे विकास के कगार पर नहीं, धीरे धीरे विकास करते हुए पूर्ण रूप अभी चल ही रहा था, उसका प्रक्रिया चल ही रहे हैं, वो पूरा विकसित नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विकासशील देश है। वैसे दो देश जो धीरे धीरे विकसित के कगार पर है, यानी समृद्ध बनने के कगार पर है, तो वैसे देश को हम लोग विकासशील देश कहते हैं। और ये विकासशील देश आपका हो जाए, जैसे एक मान लेते हैं तो ये भारत है। भारत का भी आप उदाहरण दे सकते हैं कि विकासशील देशों में भारत है और विकसित देशों में अमेरिका। विकसित देश वह देश है जो विकास कर चुके हैं, और विकासशील देश वह देश है जो विकास करके विकसित के कगार पर पहुंच गए हैं, लगभग विकास हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार से राष्ट्र विकास का अनुमान लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। ये जो गठन हुआ है UNDP, इसके द्वारा जो प्रकाशित है मानव विकास रिपोर्ट, तो ये कहता है कि राष्ट्र विकास का अनुमान लगाने के लिए किसी देश की, कौन सा देश राष्ट्र विकास के कर चुके हैं, इसके लिए उस देश को क्या क्या चीज देखा जाता है, तो उस देश की शैक्षणिक स्तर देखा जाता है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति देखा जाता है, और प्रति व्यक्ति आय उनका देखा जाता है, तब चलता है राष्ट्र विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि धरणीय विकास। ये धरणीय विकास क्या है, तो विकास हो पर इससे परिवेश या पर्यावरण को हानि न हो। ठीक है, विकास हो रहा है और इस विकास के कारण से न किसी आसपास के परिवेश या पर्यावरण को हानि पहुंचना चाहिए। और धरणीयता ये क्या है, धरणीयता क्या है, तो ऐसी नियंत्रण प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादन को हानि पहुंचे बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, इसको क्या कहते हैं, तो धरणीयता कहते हैं। अब आते हैं औसत आय। क्या है, औसत आय। देखिए
औसत आय किसको कहते हैं कि देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो औसत आय निकलता है, या प्रति व्यक्ति आय भी कहलाते हैं। मान लेते हैं किसी देश की जनसंख्या है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख अगर जनसंख्या है और उसकी औसत आय जो है, यानी कि उसकी पूरे देश की जनसंख्या का आय जो है वो 5 लाख है या 50,000 है, तो इसको भाग देंगे कि जितना औसत आय आया और जितना आय हुआ और उसको पूरा जनसंख्या से अगर भाग दे देते हैं तो उसको औसत आय बोलते हैं। अब ये कैसे निकलता है, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति का कमाया 10,000 रुपया, कहने का मतलब है कि 10,000 कमाया और दूसरा कमा रहा है 5,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, तो ये पूरे जितने लोग कमा रहे हैं इसको जोड़ देंगे, 5,000, 10,000, 1 लाख, और ये 3 व्यक्ति कमा रहा है तो इसको 3 से भाग दे देंगे। तो जितने लोग कमा रहे हैं और उसकी जनसंख्या जो है उससे भाग देंगे तो ये निकल जाएगा औसत आय, यानी कि देश की जो आय है उसमें से कुल जनसंख्या को भाग देंगे तो उसका औसत आय निकलता है। चलिए देखिए, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं या शिशु मृत्यु दर क्या है। तो किसी देश में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात दिखाती है। यानी मान लेते हैं इसका कि 1,000 बच्चा पैदा हुआ 1 वर्ष में और इनमें से अगर 30 बच्चा मर गया तो ये क्या हुआ, इसका प्रतिशत निकाल देंगे और ये शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। 1,000 का 30% जो मरेगा वो हो जाएगा आपका शिशु मृत्यु दर। चलिए आगे देखते हैं, साक्षरता दर बोलते हैं। क्या है साक्षरता दर? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब जो बच्चा 7 वर्ष का होता है और उससे ऊपर जितने सारे लोग होते हैं, या लड़का लड़की स्त्री पुरुष जो भी होते हैं, उनकी जो साक्षर की गिनती आता है उसको साक्षरता दर कहते हैं। निबल उपस्थिति अनुपात जो होता है ये 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उन आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थित अनुपात कहलाता है ना। ये हो गया निबल उपस्थिति अनुपात। अब एक आता है राष्ट्रीय आय। देखिए, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहता है। मतलब जैसे मान लेते हैं भारत, ठीक है, भारत में जो आय है वो 5 करोड़ मान लेते हैं, ये 5 करोड़ जो है इसकी आय है, और विदेश से मान लेते हैं 2 करोड़ की कोई से आय प्राप्त हुआ, तो ये दोनों आय को मिला के जो आय प्राप्त होता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। दोनों देश के अंदर जो उत्पादित हुआ और विदेशों जो प्राप्त हुआ, ये दोनों को मिलाकर जो आय औसत निकलता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में लिख के लाया था। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे देखिए, क्वेश्चन पहले देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है क्या, विश्व बैंक विभिन्न वर्ग को वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है? ठीक, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। आइए, यहाँ आंसर आप देख पा रहे होंगे। इससे कहता है कि विश्व बैंक द्वारा साधन है, विश्व बैंक द्वारा साधन है विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख रूप से आय गलत लिखा गया, आय के मापदंड का प्रयोग किया जाता है। जिस देश की आय, ठीक है, अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है, परंतु
विभिन्न देशों की तुलना करते समय उनकी कुल लागत को ध्यान में रखकर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। इसलिए इनसे यह पता नहीं चलता है कि औसत व्यक्ति क्या काम करते हैं। इसलिए दो देशों की तुलना करते समय बुलाई की बजाय और 27 कुछ गलत लिखा गया, तुलना करते हैं। इसी औसत आय की प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। देश ने अपनी 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट में इसकी औसत आय के मापदंड से देश का वर्गीकरण किया। वह देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक हो उन्हें समृद्ध देश माने जाते हैं, और जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है $825 प्रति वर्ष हो उसमें कम थी उसको निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देश माने जाते हैं। तो ये हो गया आपका विश्व बैंक के आधार पर जो मापदंड माना है उसका। दूसरा क्वेश्चन है कि विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। ये रहा, कहता कि विश्व बैंक के विभिन्न देशों की विकास की तुलना करते समय केवल आय के मापदंड, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, आय के मापदंड को ही अधिक महत्व दिया है, परंतु मापदंड उचित नहीं है। मतलब ये जो आय का मापदंड दिया है ये मापदंड उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन व्यक्त करने के लिए आय के अतिरिक्त, यहाँ फिर गलती हुआ, के लिए आय के अतिरिक्त है ना भी कुछ अन्य चीजें की आवश्यकता पड़ती है। विश्व बैंक के वर्गीकरण से परे हटकर UNDP ने जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया है वह कहीं बेहतर माना जाता है। इसके लिए या इसके द्वारा देश की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ निम्नलिखित पहलुओं पर भी जोर दिया है। क्या पहलू है? लोगों का शैक्षणिक स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, वर्गीकरण का यह ढंग अधिक उचित लगता है। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है कि धारणताओं का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका धारणताओं का विषय जो है विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ धारणता का यह अर्थ है कि प्रकृति के विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उनका अस्तित्व समाप्त न हो पाए। मतलब क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई संसाधन है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कोयला का। क्या लेते हैं? कोयला का एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोयला अनाधून खर्चा करें, उस पर कोई रहम नहीं करें, तो एक दिन ऐसे आएगा कि खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर संयम के साथ खर्च करें तो वह एक अस्तित्व में धीरे धीरे समाप्त होगा, बहुत ही जल्दी समाप्त नहीं होगा। यदि हम प्रकृति के साधनों का बड़ी समझदारी या सूझबूझ से प्रयोग करते हैं तो हमें भी उनका लाभ रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिलेगा। मतलब कहने मतलब है, अगर हम लोग संयम से सोच समझ के खर्चा करते हैं तो मेरे लिए तो लाभदायक है ही, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह लाभदायक होता है। प्रकृति के पास हमारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लालच है उनका शोषण करेगा
तो यह संसाधन जल्दी समाप्त हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति कभी भी लाने का प्रयत्न करना नहीं चाहिए। लालच को त्याग करें, हमें संसाधनों को उचित प्रयोग करना चाहिए। त्याग कहा गया है, इसको त्याग करना यानी कि लालच को त्याग करना चाहिए और हमें संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। हम भी भूखे न रहें और आगे आने वाले जो है पुश्ते मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनकी वंचित न रहने दें। हमें अपने वन और खुले साधनों को मानव शोषण से बचना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे पशुओं और पौधों के बीच ही निचले नष्ट हो जाएंगे और आगे आने वाले लोग उनकी सुंदरता और लाभ से वंचित पड़े रहेंगे। यदि ऐसा होता है तो यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य होगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह हानिकारक है। इसलिए हमें संसाधनों का प्रयोग एक उचित मात्रा में करना चाहिए। तो चलिए आज जो मैं विकास चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चेक एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा 2025 में होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को नहीं आएगा और कल मैं इसका MCQ प्रैक्टिस करा देता हूँ। दोनों मिला के इससे जितने सारे क्वेश्चन आएंगे वो कवर आपका हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।